यस, अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, fall in the value of fixed asset is known as depreciation. And as per the conservatism concept, as per the conservatism concept, as per the conservatism concept, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन सारे फिक्स्ड एसेट्स पर हम एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाते हैं एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमसे क्या कहता है कि एंड ऑफ द ईयर में जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं उन सारे फिक्स एसेट्स पे हम एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं, राइट। तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंड ऑफ द ईयर में जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो जितने भी फिक्स एसेट्स हमारे पास होते हैं उन सारे फिक्स एसेट्स पर हम एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब बात आती है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है एंड उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। हाउ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड और प्लस उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो ये सब गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में। तो हम अपने फिक्स एसेट्स का पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और फिर उस पे उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये सब गिवन है कहां पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में। तो क्लियर है व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एंड एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सारे फिक्स्ड एसेट्स पर हम एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सारे फिक्स्ड एसेट्स पर हम एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है प्लस उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, राइट। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है इसने कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। क्या है वो डेफिनेशंस? पढ़ रहे हैं कुछ। सबसे पहली है डेप्रिशिएबल एसेट। पहली डेफिनेशन बता रखी है डेप्रिशिएबल एसेट। देखो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? जो हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब बात आती है डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन से होते हैं। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, डेप्रिशिएबल एसेट्स आर एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ऐसे एसेट्स जिनको हम एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज करते हैं वो हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाते हैं। ऐसे एसेट जिनकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होती है कि बोले ये एसेट अपन ने परचेस किया है, ये इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, मतलब जिसकी यूजफुल लाइफ क्या हो? लिमिटेड हो, कि ये एसेट खरीदा ये 5 साल काम करेगा, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, वो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाता है। या फिर ऐसे एसेट जिसको बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। ऐसे एसेट जिसको प्रोडक्शन के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, वो डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाते हैं। या फिर ऐसे एसेट जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल नहीं किया जाता। ऐसे एसेट जिसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करते हैं? सेल और परचेज नहीं करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाते हैं, राइट। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जनरली जिनके ऊपर एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट जिनकी एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर की लाइफ, मतलब जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज हो, जिनकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो, जिसको बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है,
गुड्स के प्रोडक्शन के लिए और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, और ऐसे या फिर ऐसे एसेट जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल और परचेज नहीं करते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाते हैं, राइट। और इन डेप्रिशिएबल एसेट्स पर एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, क्या मतलब होता है डेप्रिसिएशन का? ये 4 मीनिंग है इसके एज पर AS6। डेप्रिसिएशन का एक लाइन का मीनिंग है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एन एसेट। कि आपके एसेट की वैल्यू में जो लॉस हुआ है, जो भी आपके एसेट की वैल्यू है उसके अंदर जो लॉस हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। या फिर इट इज अ मेजर ऑफ वियरिंग आउट कंजप्शन और लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, कि आपका जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी वैल्यू में जो लॉस हुआ है, किसके कारण, उसको यूज करने के कारण, या फिर वो पुराना हो गया उसके कारण, या टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी के कारण चेंज होने के कारण उसकी वैल्यू में जो लॉस हुआ है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है किसका, जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि हमारे एसेट की जो भी टोटल कॉस्ट है उसको अपन एलोकेट कर देते हैं जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। या फिर डेप्रिसिएशन इंक्लूड अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट हुज यूजफुल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। या फिर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट को अमोर्टाइज करना जिसकी यूजफुल लाइफ आपको पहले से पता हो। तो वैसे तो एक सिंगल लाइन का मीनिंग होता है डेप्रिसिएशन का, वो क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डिप्लीशन। व्हाट इज डिप्लीशन, कि आपके जो नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आपके जो नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जब डाउनफॉल होता है, आपके जो नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जब डाउनफॉल होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, डिप्लीशन कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। कि आपके जितने भी नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे माइंस हो गई, ऑयल वेल्स हो गए, तो जितने भी आपके नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जब डाउनफॉल होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, डिप्लीशन बोला जाता है। तो लिखा है द टर्म डिप्लीशन इज अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ओर डिपॉजिट, ऑयल वेल, टिम्बर, क्वारी एक्सेट्रा। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, आपके जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, आपके जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो है, आपके जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, आपके इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जितने भी आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन आपके जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। जितने भी आपके कौन से इनटेंजिबल एसेट्स हैं, तो आपके इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो लिखा है द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूजुअली यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ रिटन डाउन the long-term investment in intangibles such as leasehold, patents, copyright, trademark, goodwill and heavy organization cost. Obsolescence क्या होता है, what is mean by obsolescence, कि आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण, आपके एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्सोलेंस कहलाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा डेटा होता है, कंप्यूटर का डेटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले फ्लॉपी आती थी, आपने सुना हो तो फ्लॉपी आती थी। फिर फ्लॉपी के बाद सीडी का इन्वेंशन हुआ तो वो धीरे धीरे फ्लॉपी की वैल्यू कम हो गई। सीडी के बाद डीवीडी आई तो सीडी चली गई। फिर पेन ड्राइव का कंसेप्ट आया और आजकल क्या चल रहा है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चल रही है। तो अब आज के ज़माने में वो फ्लॉपी और सीडी और डीवीडी तो ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब ज़्यादातर डेटा को स्टोर करने के लिए अपन पेन ड्राइव या फिर अपन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। तो आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण
आपके असेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ऑब्सोलेंस बोला जाता है। तो क्लियर है, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल हुआ वो डेप्रिसिएशन हो गया। आपकी जो नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको डिप्लीशन बोलते हैं। और आपके जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, आपके इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। और ऑब्सोलेंस क्या होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण आपके एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस बोलते हैं। उसको बोला जाता है क्या, ऑब्सोलेंस, राइट। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब ये जो मेथड आपको दिख रहे हैं, ये जो 8 मेथड्स आपको दिख रहे हैं, इन मेथड्स को यूज करके, इन मेथड को यूज करके हम अपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। कि जो कोई भी हमारा फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में कितना डाउनफॉल हुआ। कोई भी हमारा फिक्स एसेट है तो उस फिक्स एसेट की वैल्यू में कितना डाउनफॉल हो रहा है, कितने अमाउंट का डाउनफॉल हो रहा है, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो पहला मेथड है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का तीसरा नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका तीसरा नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और फोर्थ है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये एक ही मेथड के सारे नाम हैं। सेकंड जो मेथड है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने का, वो है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसका तीसरा नाम होता है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। ऐसे एक होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसी तरीके से एक होता है आपका एन्युटी मेथड, एक होता है सिंकिंग फंड मेथड, एक होता है मशीन आवर रेट मेथड, एक होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और एक होता है डिप्लीशन मेथड। तो इन मेथड्स को यूज करके, इन मेथड को यूज करके, इनमें से कोई भी एक मेथड को यूज करके हम अपने फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5000, 10,000, 3000, कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगेगा फिक्स एसेट्स पे एंड ऑफ द ईयर में एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के ये टोटल 8 मेथड्स हैं। इनमें से कोई भी एक मेथड को यूज करके, सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, अपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इन मेथड से तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। वो जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इन मेथड से तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करके उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करना है। अब नेक्स्ट अपन वो पढ़ रहे हैं कि हाउ अकाउंटिंग इज डन फॉर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने की भी 2 मेथड है। जैसे ये पहला है केस ए। केस ए है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने की भी 2 मेथड होते हैं। पहला होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, पहला होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, और सेकंड होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। तो अभी अपन पहला मेथड पढ़ रहे हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, कि जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता। सॉरी, अपन पहला मेथड क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग करने का पहला मेथड क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एंट्री करेंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर मतलब जिस ईयर को आपने अपने फिक्स एसेट को परचेज करा है, जिस भी साल आप अपने फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, तो सबसे पहली अकाउंटिंग होगी कब, जिस साल आप अपने फिक्स एसेट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे।
तो सबसे पहली एंट्री होगी एंट्री ऑन द डेट व्हेन फिक्स्ड एसेट इज परचेज। सबसे पहली एंट्री कब करेंगे? जिस डेट को हम अपने फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे। देखो आपको पता ही अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज कैपिटल एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर फिक्स्ड एसेट परचेज करते टाइम, एक तो जैसे मैंने 90,000 की मशीन खरीदी, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, प्लस मशीन खरीदते समय अपन ने 5,000 का कैरेज और 5,000 रुपीज का इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए है। तो ये तो मैंने मशीन खरीदी, ये मैंने कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करा, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, प्लस असेट्स को खरीदते समय ही जो खर्चा कर दिया 10,000 रुपीज का, और ये भी आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये खर्चा भी हम अपने असेट की कॉस्ट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो सबसे पहली एंट्री होगी एंट्री ऑन द डेट व्हेन फिक्स्ड एसेट इज परचेज। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और बैंक अकाउंट। जनरली फिक्स्ड एसेट थोड़े मतलब उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो जनरली उसका पेमेंट अपन चेक से ही करते हैं, जो हैवी अमाउंट होता है उनका। तो जब अपन फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट इफेक्ट होगा, एक बैंक अकाउंट। फिक्स्ड एसेट आपका एसेट है, सारे एसेट्स कौन से नेचर के होते हैं? रियल अकाउंट नेचर के। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट आ रहा है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट तो हो गया डेबिट। किससे करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने 90,000 की मशीन खरीदी, मैंने 5,000 का कैरेज और 5,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? या फिर फिक्स्ड एसेट का नाम यहाँ पे मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 1 लाख से। मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1 लाख से। बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्योंकि पेमेंट आपने चेक से करा है, तो बैंक पे करेगा, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो जब भी अपन फिक्स एसेट खरीदेंगे, जिस भी डेट को अपन फिक्स एसेट खरीदेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे कब? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जनरली अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च को, काई की? एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, उन सारे फिक्स एसेट्स पर एंड ऑफ द ईयर में हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये जो फिक्स एसेट आपने खरीदा था, इस पर अब एंड ऑफ द ईयर में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक असेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपका एक तरीके का एक्सपेंस है, लॉस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए ये आपका एक्सपेंस है, लॉस है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हो गया डेबिट। और अपने फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब बिजनेस में जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आपका एसेट अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो एंड ऑफ द ईयर में जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31 मार्च को, तो जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, उन सारे फिक्स एसेट्स पर हम एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में ही ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर है, जिस साल अपन ने अपने फिक्स एसेट को खरीदा था, तो ये 3 एंट्री पास होंगी। सबसे पहले फिक्स एसेट को परचेज करने की
एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री अपन कब करेंगे, जिस भी डेट को अपन अपने फिक्स एसेट को परचेस कर रहे हैं उस डेट को। फिर एंड ऑफ द ईयर में ये जो फिक्स एसेट अपन ने खरीदे ड्यूरिंग द ईयर, इन सब पर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, और ये जो डेप्रिसिएशन है इसके बैलेंस को एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, राइट। अब सेकेंड ईयर में सपोज करो अज्यूम करते हैं कि सेकेंड ईयर में ना तो अपन ने कोई नया फिक्स एसेट खरीदा और ना किसी पुराने फिक्स एसेट को अपन ने सेल करा, ना तो किसी नए एसेट को फिक्स एसेट को खरीदा और ना किसी पुराने फिक्स एसेट को अपन ने सेल करा। तो अब एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर में अपन ने जो फिक्स एसेट खरीदा था उसको अपन ने सेकेंड ईयर में भी यूज करा है, तो सेकेंड ईयर के एंड में भी हम उस फिक्स एसेट पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। समझ में आया। अब अपन सेकेंड ईयर की, अगले साल की सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मैंने अज्यूम किया कि सेकेंड ईयर में मैंने ना तो कोई फिक्स एसेट खरीदा ना बेचा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में जो भी फिक्स एसेट मैंने खरीदा है उस पर मैं एंड ऑफ द ईयर में क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करा है इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो जब तक आप अपने फिक्स एसेट को सेल नहीं कर देते, हर साल ये दो एंट्री हर साल एंड ऑफ द ईयर में आप पास करोगे। पहले एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाओगे और फिर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसका बैलेंस को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, राइट। अब सपोज करो कि हमारा थर्ड ईयर आ गया, और थर्ड ईयर में अपन क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जो अपन ने फिक्स एसेट खरीदा था, फर्स्ट ईयर में हमने जो फिक्स एसेट खरीदा था उसको अपन क्या कर रहे हैं, थर्ड ईयर में जाके सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। अब सपोज करो अपन ने इस अकाउंटिंग ईयर की 31 जुलाई 2020 को अपन ने क्या करा, अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया। अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया। अपने फिक्स एसेट को अपन ने क्या करा, सेल कर दिया। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो हमारा करंट ईयर है 1920, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1920, तो इस अकाउंटिंग ईयर में अपन ने अपने फिक्स एसेट को 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक तो यूज किया है ना, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, यानी इन 4 महीने अपन ने अपने इस फिक्स एसेट को यूज किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 31 जुलाई को इन 4 महीने का इस फिक्स एसेट पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो अभी मैंने बताया डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसके बाद फिर 31 जुलाई को अपन क्या करेंगे, इस एसेट को सेल करने की एंट्री पास करेंगे। सर तो एसेट अपन सेल कर रहे हैं, यस सर, ये वापस बता दो वाला। अपन पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर, अपन अज्यूम कर रहे हैं अपन ने फर्स्ट ईयर में जो फिक्स एसेट अपन ने परचेज किया था उसको अपन क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट। तो सपोज करो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, हमारा अकाउंटिंग ईयर है, राइट। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। इस अकाउंटिंग ईयर की 31 जुलाई 2020 को
हमने अपने फिक्स एसेट को क्या करा, सेल कर दिया। तो इस करंट ईयर में अपन ने अपने एसेट को 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2020 यानी 4 महीने, इस करंट ईयर में 4 महीने 4 मंथ्स अपन ने अपने इस फिक्स एसेट को यूज किया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का 4 महीने का 4 मंथ्स का इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो एसेट अपन सेल कर रहे हैं उसके ऊपर। तो 31 जुलाई को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। फिर अपन अब एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे। तो बेचने की एंट्री क्या होगी, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, बैंक अकाउंट और एसेट अकाउंट। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट नेचर है और एसेट है तो एसेट है तो ये रियल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अपन को वो जो चेक मिला था वो अपन ने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक चेक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। और एसेट रियल अकाउंट नेचर का होता है, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब एसेट अपन सेल कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में से एसेट जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए आपका एसेट जा रहा है तो इसलिए एसेट अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो एसेट को सेल करने की, फिक्स एसेट को सेल करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, राइट। अब देखो ये एसेट अपन ने बेचा है तो एसेट को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एसेट को सेल करने से या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपके प्रॉफिट को सेल करने से, अगर आपको कोई मतलब एसेट को, फिक्स एसेट को सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सुनो, एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा कि हमारे एसेट की जो बुक वैल्यू है, हमारे एसेट की जो भी अभी बुक में वैल्यू है वो तो हो कम और आपके एसेट की जो सेलिंग प्राइस है वो हो ज्यादा, तभी प्रॉफिट होगा। यानी एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है मतलब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए एसेट अकाउंट को तो कर दिया डेबिट, और ये जो प्रॉफिट है इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, तो इस पर रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमको प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एसेट को सेल करने से अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो डेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपको अपने एसेट को सेल करने से कोई लॉस हो रहा है, एसेट को सेल करने से क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कब होगा कि जो आपके एसेट की बुक वैल्यू है, जो भी आपके एसेट की बुक वैल्यू है वो तो हो ज्यादा और सेलिंग प्राइस हो कम, कि जो भी बुक वैल्यू थी उससे कम पर अपन ने अपने एसेट को बेचा तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस को भी अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने आपको बताई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया डेबिट, और आपके बिजनेस में आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो बिजनेस में जब आपके एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको करते हैं अपन क्या, क्रेडिट। तो इसलिए एसेट अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। और ये जो डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया था, जो डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया था 4 मंथ्स का, ये जो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया था इसको अब एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जिस भी साल, जिस भी ईयर में आप अपने फिक्स एसेट को बेचोगे तो ये जर्नल एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहली एंट्री क्या की होगी कि जब से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ से लेकर जब तक करंट ईयर में आपने अपने फिक्स एसेट को यूज करा है, सबसे पहले उतने टाइम पीरियड का उसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। जितने भी करंट ईयर में जितने भी टाइम इसको यूज करा है उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर अपन अपने एसेट को सेल करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट को सेल करने से अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो डेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर एसेट को सेल करने से अगर आपको लॉस हो रहा है डेट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। और एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया है
इस बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता तो डेप्रिसिएशन की इस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। तो डेप्रिसिएशन की इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, राइट? सर यस। सर आपने डेप्रिसिएशन 4 मंथ्स का डेट कौन से डेट से दिया है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। फर्स्ट और फिर तो वो 3 मंथ से हो रहा है ना? 31 जुलाई है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हो गए। नहीं सर, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर हो गया ना फिर तो। अच्छा सॉरी, 31 2019 आएगा, ये बाय मिस्टेक लिख दिया, 2019 आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बाय मिस्टेक 2020 लिख देते, 2019। देखो ये तो अकाउंटिंग हो गई। अब मैंने अभी आपको बताया था डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स, तो उसमें अभी अपन पहला मेथड पढ़ रहे हैं, डेट इज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। डेट इज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसका एक और नाम होता है डेट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस स्ट्रेट लाइन मेथड की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम रहता है। वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, जैसे आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, 90,000 रुपीज का आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, और सपोज करो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कितने का, 30,000 रुपीज का। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला, वो कितना है, 30,000 रुपीज का। कोई भी एक जना अनम्यूट करके म्यूट करो। तो डेप्रिसिएशन लगाया आपने फर्स्ट ईयर में कितना, 30,000 का, क्या रहेगी वैल्यू, 60,000। फिर वापस आपने इस पे क्या करा, डेप्रिसिएशन लगाया 30,000 रुपीज का सेकेंड ईयर में, क्या वैल्यू रहेगी, 30,000। फिर आपने थर्ड ईयर में वापस डेप्रिसिएशन लगाया, थर्ड ईयर में वापस आपने डेप्रिसिएशन लगाया कितने का, 30,000 रुपीज का, तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो फिक्स इस स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या करता है, सेम रहता है। अब बात आती है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो 30,000 मैंने निकाला है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड। तो केस ए है पहला केस, मतलब इस मेथड में ये दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट को निकालने के। पहला क्या है कि जब क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब कितने रुपए में आपने अपने फिक्स एसेट को खरीदा था, एक तो ये गिवन हो। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि जब ये एसेट यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, तो ये कितने रुपए में बिकेगा। अगर क्वेश्चन में इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन हो, स्क्रैप वैल्यू को एंड वैल्यू भी बोलते हैं और रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, और साथ में लाइफ ऑफ एसेट गिवन हो, तीन चीजें अगर क्वेश्चन में गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ एसेट, तो उस केस में इस डेप्रिसिएशन को निकालने का ये फॉर्मूला होगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। और इस फॉर्मूले से जो डेप्रिसिएशन आएगा ये आपका पर एनम डेप्रिसिएशन आता है साल भर का, कि एक साल में इतना डेप्रिसिएशन अपन अपने फिक्स एसेट पे लगाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। कब, जब क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कितने रुपए में आपने अपने फिक्स एसेट को खरीदा वो गिवन हो, स्क्रैप वैल्यू गिवन हो, स्क्रैप वैल्यू मतलब जब ये एसेट यूजलेस हो जाएगा तो कितने रुपए में सेल होगा वो गिवन हो, और साथ में लाइफ ऑफ एसेट की लाइफ गिवन हो। तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को यूज करके अपन डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। और ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये एनुअल डेप्रिसिएशन है पर एनम, एक साल का, 12 महीने का, 12 मंथ्स का ये डेप्रिसिएशन निकलेगा।
सेकंड केस क्या है निकालने का सेकंड तरीका, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, रेट मतलब रेट गिवन होती है कि फिक्स एसेट पे 10%, 20%, 15% इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट से, तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये रेट जो होती है भी क्वेश्चन में पर एनम होती है, यानी इससे भी जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो पर एनम डेप्रिसिएशन निकलेगा आपका। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट भी गिवन होगी, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होगी, लाइफ भी गिवन होगी और रेट भी गिवन होगी, तो अपन ये रेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, क्या मेरिट्स है इस मेथड की, तो सिंपल मेथड है कि बस एक बार कैलकुलेट करना होता है, फिर बाद में वही रहता है, बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इक्वल डेप्रिसिएशन का बर्डन हर साल सेम रहता है, एक टाइम पीरियड के बाद एसेट की वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है, इस मेथड में देखो जीरो हो गई। और नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें आपको अपने एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पता रहती है कि हमारे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। डीमेरिट्स क्या है, डिफिकल्टी इन कंपटीशन, आप पहले से कैसे एस्टिमेशन लगा सकते हो कि व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू और व्हाट इज द लाइफ ऑफ एसेट, अपन पहले से एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि जब एसेट यूजलेस होगा तो कितने में सेल होगा और हमारे एसेट की लाइफ क्या है। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट द इनकम, जब एसेट नया होता है तो नेचुरल बात है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो इससे इनकम ज़्यादा कमाएंगे, तो तब भी हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी तो इससे उसकी इनकम भी कम होती जाएगी, फिर भी हम उस पर उतना ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो अनइक्वल चार्ज हो गया अगेंस्ट द इनकम। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, कि अपन ने 90,000 रुपीज का फिक्स एसेट खरीदा, ये 90,000 का फिक्स एसेट ना खरीद के अपन तो उसकी एफडी करा देते, तो उसमें अपन को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, तो अपन को उस इंटरेस्ट का यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि अपन ने उस पैसे से मशीन खरीद ली, तो उसकी कहीं बात नहीं हो रही है। और एक बहुत अनरियलिस्टिक सा कंसेप्ट है कि एसेट की वैल्यू इस मेथड में एकदम जीरो हो जाती है, क्योंकि जब एसेट खत्म हो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी मिलती है, तो एक अनरियलिस्टिक सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे एसेट की वैल्यू एकदम जीरो हो गई। कहाँ सुटेबल होता है ये मेथड, कौन से एसेट्स में सुटेबल होता है, दिस मेथड इज सुटेबल टू दोज एसेट विच डू नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर एंड रिन्यूएबल, जिनकी रिपेयर और रिन्यूएबल पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता, एंड जिनकी कंपैरेटिवली शॉर्टर लाइफ होती है, जिनकी लाइफ कम होती है और कॉस्ट भी कम होती है, जैसे फर्नीचर, पेटेंट्स, इन सब। तो ऐसे फिक्स एसेट्स पे इस स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। आई बात समझ में?